कभी सोचा है, जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो इंसान के अंदर से एक गजब की शक्ति कहाँ से आ जाती है? ये शक्ति आखिर है क्या? तो चलिए, आज हम इसी अंदरूनी ताकत को दो अलग अलग लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है प्रेरणा देने वाली कविताओं की दुनिया और दूसरी तरफ है साइकोलॉजी की साइंटिफिक रिसर्च। शुरुआत करते हैं जगदीश गुप्त की इस बहुत ही पावरफुल लाइन से। ये लाइन हमें सीधा जिंदगी की एक बेसिक सच्चाई पर लाकर खड़ा कर देती है कि असल सच तो लगातार चलने वाला संघर्ष ही है। अब ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि ये वो जमीन है जिस पर हिम्मत की पूरी कहानी खड़ी होती है। लेकिन सवाल वही है कि इस संघर्ष के लिए हिम्मत आती कहाँ से है? सदियों से कवियों ने अपनी बातों में, अपनी कविताओं में इंसान की हिम्मत और उसकी सहन शक्ति की बात की है। वो हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलों का सामना करना ये हमारे नेचर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। गोपाल दास नीरज की ये लाइन कितनी गहरी है, सोचिए। ये हमें सिखाती है कि निराशा और नुकसान के बाद भी डटे रहना कितना जरूरी है। इसका मतलब बस इतना है कि जिंदगी हमारे कुछ टूटे हुए सपनों से कहीं ज्यादा बड़ी है। जिंदगी चलती रहती है और यही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये लाइन ये हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेने के लिए कहती है। यहाँ कवि चुनौतियों से भागने के लिए नहीं, बल्कि सीधा उनका सामना करने के लिए कह रहे हैं। ये एक तरह से एक मेटाफर है जो बताता है कि मुश्किलों से लड़कर ही हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। तो ये जो कमाल की हिम्मत है जिसकी बात कवि कर रहे हैं, आखिर ये है क्या चीज? क्या इस जज्बे के पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? क्या साइंस के पास इस अंदरूनी ताकत का कोई जवाब है जिसे हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। साइंस की दुनिया में इस वापस उछलने की एबिलिटी का एक खास नाम है और इस पर काफी गहरी रिसर्च भी हुई है। चलिए देखते हैं कि साइंस इसे कैसे समझाता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, या हिंदी में कहें तो मनोवैज्ञानिक लचीलापन। बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है किसी भी मुश्किल से मानसिक और भावनात्मक तौर पर डील करने की क्षमता, या फिर मुश्किल के बाद जल्दी से नॉर्मल हो जाने की काबिलियत। ये दो मेन आइडियाज पर टिकी है। पहला, मुश्किलों का सामना करना, और दूसरा, उन मुश्किलों के हिसाब से पॉजिटिव तरीके से ढल जाना। मतलब बात बस इतनी सी है कि मुश्किलों से भागना नहीं है, बल्कि उनसे कुछ सीखकर और मजबूत बनकर आगे बढ़ना है। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1970s में, जब एमी वर्नर नाम की एक साइकोलॉजिस्ट ने हवाई में मुश्किल हालात में पले बढ़े बच्चों पर स्टडी की और रेजिलियंस शब्द को पॉपुलर किया। फिर 80s में रिसर्च और आगे बढ़ी और आज फोकस इस बात पर है कि वो कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर्स या सुरक्षा कवच है जो इस लचीलेपन को बढ़ावा देते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये है क्या चीज़, पर सवाल ये है कि ये बनती कैसे है, इसके अंदर होता क्या है। चलिए अब इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही कमाल की चीज़ देखने को मिलती है। कैसे कविता और साइकोलॉजी दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस शब्द अलग हैं। कवि कहते हैं कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, वहीं साइकोलॉजिस्ट इसी चीज को पॉजिटिव इमोशंस का नाम देते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग रेजिलिएंट होते हैं वो बुरे अनुभवों से उभरने के लिए अच्छी पॉजिटिव भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, और यही चीज उन्हें एक उम्मीद भरा नजरिया बनाए रखने में मदद करती है। तो एक रेजिलिएंट इंसान में क्या खास बातें होती हैं? साइंटिस्ट ने कुछ कॉमन चीजें नोटिस की हैं, जैसे जिंदगी को लेकर एक पॉजिटिव नजरिया और अच्छी सेल्फ एस्टीम। उनमें प्लानिंग स्किल्स काफी मजबूत होती हैं और वो अपनी तेज भावनाओं को काबू में रख सकते हैं। इसके अलावा एक सपोर्टिव माहौल और अपनी ताकतों पर भरोसा होना भी बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हिम्मत कुछ खास लोगों में ही होती है या इसे कोई भी बना सकता है? अच्छी बात यह है कि साइंस कहता है हाँ, इसे बनाया जा सकता है, इसे और भी मजबूत किया जा सकता है। तो इसे बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बताए हैं। सबसे पहले, रिश्तों को अहमियत देना, मतलब अपने लोगों से जुड़कर रहना। दूसरा, प्रोएक्टिव बनना, यानी प्रैक्टिकल प्लान बनाकर उन पर काम करना। तीसरा, चीजों को सही नजरिए से देखना, बदलाव को स्वीकार करना और उम्मीद बनाए रखना। और हाँ, मुश्किलों में भी खुद को जानने के मौके ढूंढना और अपना ख्याल रखना, ये भी बहुत जरूरी है। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, रेजिलियंस कोई फिक्स चीज नहीं है कि किसी में है और किसी में नहीं। नहीं, ये तो एक डायनामिक प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली बातचीत, एक इंसान और उसके माहौल के बीच।
और इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि इसे वक्त के साथ डेवलप किया जा सकता है। तो आखिर में कविता का जो इमोशनल ज्ञान है और साइकोलॉजी के जो ठोस फैक्ट्स हैं, ये दोनों मिलकर हमें सिखाते क्या है? जगदीश गुप्त की ये लाइन फिर से हमें याद दिलाती है संघर्ष की जरूरत के बारे में। ये कहती है कि झुक जाना मतलब हार मान लेना, एक तरह से खत्म हो जाने जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई फूल डाली से टूटकर गिर जाता है। ये लाइन हमें टिके रहने की प्रेरणा देती है। और बस यहीं पर कवि और मनोवैज्ञानिक दोनों एक ही मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं। असली ताकत तूफानों से भागने में नहीं है, बल्कि ये सीखने में है कि उनके बीच से निकला कैसे जाए। कवि इसे तूफानों की ओर पतवार घुमाने की हिम्मत कहते हैं और मनोवैज्ञानिक इसे पॉजिटिव एडेप्टेशन कहते हैं। नाम भले ही अलग हों, पर मतलब एक ही। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब जिंदगी अपनी चुनौतियां सामने रखती है, तो वो क्या चीज है जो किसी को भी अपनी पतवार तूफान की तरफ मोड़ने की हिम्मत देती है? वो कोई कविता की लाइन हो सकती है, साइंस का कोई सिद्धांत, या फिर कोई अपना ही तजुर्बा। सोचने वाली बात है ना?